हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करूंगा इस वीडियो सेशन में आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर। और ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के पास में, जो भी आपके फ्रेंड्स 12th क्लास में हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे सो दैट सभी को इसका बराबर लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे सो दैट सभी के पास नोटिफिकेशन विदाउट एनी डिले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। और इस चैप्टर की शुरुआत से पहले हम हर बार की तरह इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको लर्न करेंगे सो दैट हमें न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेखीय आवर्धन के विषय में। तो यहाँ पर यदि रेखीय आवर्धन हमें लेंस का निकालना है या दर्पण की जो डेफिनेशन होती है रेखीय आवर्धन की, तो वो होती है आपकी कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण के केस में भी सेम डेफिनेशन होगी और आपके लेंस के केस में भी सेम डेफिनेशन होगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि यदि आपका सीधा प्रतिबिंब होता है तो उसके लिए आवर्धन का मान हम, यानी कि m का मान जो आवर्धन है, m का मान हम प्लस लेते हैं सीधे प्रतिबिंब के लिए। और यदि हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए आवर्धन का मान निगेटिव लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि m इजगल टू आई अपॉन ओ इजगल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि n इजगल टू होता है c अपॉन v। ये वाला फॉर्मूले के ऊपर भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमारा कि जल के सापेक्ष यदि कांच का अपवर्तनांक हमें लिखना है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है WNG। कैसे लिखेंगे हम? WNG इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो ग्लास है तो ग्लास को ऊपर लिखेंगे एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि आपका ANG अपॉन यहाँ पर हमारा वाटर है तो ANW। यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अभी नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं कि यदि पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V1 और V2 दिया हो और उनका तरंगदैर्ध्य λ1 और λ2 दिया हो, तो तब उस समय यदि हमें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना पड़े तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा आपका 1 and 2 इजगल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, या फिर इसको लिख सकते हैं N2/N1 के बराबर। तो इस तरह से हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। काफ़ी अच्छे फॉर्मूले हैं, क्योंकि यदि आप चैप्टर के फॉर्मूले याद रख लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। अभी यदि गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ से यदि हमें अपवर्तन का सूत्र लिखना है तो हमारा सूत्र फॉर्मूला होगा क्या कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इजगल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अगला है गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक लिखना है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं N2/N1, जो कि रेशो हम n के बराबर लेते हैं, यानी कि n अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इजगल टू n माइनस 1 अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं कि किसी पतले लेंस के लिए यदि हमें आवर्धन का सूत्र चाहिए तो हमारा सूत्र होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सूत्र होगा क्या कि 1 अपॉन F इजगल टू n माइनस 1 R1 माइनस 1 अपॉन R2। पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक तथा मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, ये भी हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट हमारा आएगा एक वर्ण विक्षेपण की क्षमता का। तो वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं
कि यहाँ पर ओमेगा इजकल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, जो कि एन वी माइनस एन आर अपॉन एन जो हमारा है वाई माइनस 1, यानी कि जहाँ पर वॉयलेट, रेड और येलो कलर के लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से ये भी आपको, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का यदि हमें फॉर्मूला लिखना है तो m इजगल टू एफ ओ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और या फिर दूरदर्शी की लंबाई निकालनी है तो एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ यानी कि आपका विदर्शक लेंस की फोकस दूरी और बाई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का जो अनुपात होता है वो हमारा यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आता है। वहीं यदि मैं बात करूँ, ये हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा, ये हमारा अप्लाई होगा कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो, तब उस समय ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो तब हमारा आवर्धन का जो सूत्र होता है ये होता है, इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट आएगा आपका, यदि कंबाइंड यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की यदि मैं बात करूं तो उस समय उसका अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बना हो तो उसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आप फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपका एक नंबर फॉर्मूले से ही पक्का हो जाता है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला भी लिखने को एग्ज़ाम में आ जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट, जो कि मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। वैसे मैंने इसके विषय में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। एक होता है आपका प्रकाश का उत्कर्मण्यता का सिद्धांत, और प्रकाश का उत्कर्मण्यता का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरणों को वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाए तो यह अपने उसी पाथ पर चलकर जिससे वह होकर आई है वापस पहले माध्यम में पहुंच जाती है, और इसे ही प्रकाश का उत्कर्मण्यता का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर एक आपका जो फॉर्मूला है, मेनली ये वाला फॉर्मूले के लिए मैंने इसको लिखा है कि 1 and 2 इजकल टू 1 अपॉन, यानी कि एक माध्यम का अपवर्तनांक यदि दूसरे माध्यम के सापेक्ष लिया जाए और उसका उल्टा यदि बोला जाए तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2n1, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी तरह से यदि यहाँ पर 3 माध्यम दिए हों तो उस समय यदि हमें 2n3 यानी कि दूसरे माध्यम का तीसरे माध्यम के सापेक्ष लिखना है तो इसके लिए लिखने का तरीका क्या होगा, जो लास्ट में होता है वो ऊपर आ जाता है, जो पहले होता है वो नीचे आ जाता है। इस तरह से ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको फॉर्मूला लिखवाया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्रांतिक कोण के विषय में, यानी कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध, तो यहाँ पर स्नेल के नियम अनुसार यदि मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे माध्यम का यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका साइन सी अपॉन साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यानी कि 2n1 इजगल टू साइन सी, या फिर 1n2 इजगल टू 1 अपॉन 2n1 इजगल टू 1 अपॉन साइन सी। ये हमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें यानी कि कुछ हम अपने एग्जाम्पल्स जो हमारे क्वेश्चंस जो हमने बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लिए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएँ और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि हमने यहाँ पर वीडियो में लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने अभी आपको फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो होता है n इजगल टू c अपॉन v, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये हमने पढ़ा था। अब निर्वात में प्रकाश का वेग हम सभी जानते हैं
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं पर यदि मैं बात करूं कि माध्यम में दिया है प्रकाश का वेग कितना, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर यदि मैं इसको भाग दे देता हूँ तो यहाँ से मुझे अपर्तनांक की वैल्यू निकल के आती है हमारी सीधे सीधे 2, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 3 कटेगा तो कितनी आएगी, 2। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी एन की वैल्यू आई हमारी 2। अब इससे पहले हम जानते हैं कि n इजगल टू, यानी कि जो हमारा अपूर्णांक यानी कि क्रांतिक कोण के लिए हमने पढ़ा है कि n इजगल टू होता है साइन c, यानी कि आपको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा आपका n इजगल टू, या इसको 1 and 2 भी लिख सकते हैं। 1 and 2 इजगल टू क्या होता है, 1/2n1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/sin c। तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 1/sin c के बराबर होगी। या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे कि sin c बराबर क्या होगी, sin c इजगल टू क्या होगा, इसको हम केवल n से ही डिनोट कर सकते हैं, तो sin c इजगल टू क्या होगा, 1/n। या फिर यहाँ से c इजगल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/n। तो साइन इनवर्स 1/n, तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यानी कि c का मतलब क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से c मतलब आपका क्रिटिकल एंगल की जो मान आ जाती है वो आती है आपकी साइन इनवर्स 1/2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि साइन c इजगल टू 1/n हम लिखते हैं। तो यहाँ से अपूर्णांक इजगल टू क्या होगा, 1/sin c लिखो, या फिर उल्टा इसमें n की वैल्यू यहाँ पर रख के आप सीधे सीधे c का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैंने यहाँ शुरुआत किया है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, और आगे आगे आपको देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा लेवल आपका क्वेश्चनों का बढ़ता चला जाएगा। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं यानी कि उनकी जो पावर है वो क्या दिया है, वो दिया है आपकी 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पूछा गया है कि संपर्क में रखे हैं, दोनों के दोनों आपस में संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि P1 का मान हमें पहले लेंस के कितना दिया है, 5 डायोप्टर दिया है, कितना दिया है, 5 हमें डायोप्टर दिया है। और दूसरे का P2 का मान कितना दिया है, P2 का मान दिया है हमें, यहाँ पर आप देखेंगे -3 डायोप्टर दिया है। कितना दिया है, 3 डायोप्टर का मान दिया है। तो अभी आप देखिए, हम जानते हैं कि जो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो होती है P इजगल टू, भाई दोनों की क्षमताएं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन हमारा एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि यदि कोई प्लस है तो प्लस में जोड़ेंगे और माइनस का है तो माइनस के हिसाब से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस का है, लेकिन हमारा 3 का है, -3 है। तो यहाँ पर कंबाइंड कितना होगा आपका, 2 डायोप्टर, क्या होगा आपका, 2 डायोप्टर होगा। तो लेंस की जो क्षमता होगी संयुक्त की वो कितनी होगी, 2 डायोप्टर। लेकिन यहाँ से हमारे से क्या पूछा गया है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र होगा, P इजगल टू 1/f, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से F इजगल टू क्या हो जाएगा, F की जगह यहाँ पर P आ जाएगा, यानी कि 1/p। तो 1/p की वैल्यू रख देंगे 2, तो 2 से यहाँ काटेंगे 1, तो हमारा आएगा आपका 0.5 मीटर, या फिर आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा किस में है, मीटर में है, ठीक है। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर लिखिए या फिर 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो भी आपका दिया है, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2015, 2013, 2012, 2007, 2005, यानी कि इतना भाग्यशाली क्वेश्चन है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद रखता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल का वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ पाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की
जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कंबाइंड लेंस की यानी कि जो फोकस दूरी है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, और इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो हमारे से पूछा गया है कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होता है उसका क्या सूत्र होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी यानी कि हमारा कंबाइंड का सूत्र होता है कि 1/f यानी कि कैपिटल F इजगल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस वाले सूत्र की सहायता से हम 1 यानी कि f1 का तो पता है, f2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 1/f2 इजगल टू क्या होगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी में से ये वाली फोकस दूरी माइनस कर देंगे व्युत्क्रम करते हुए। तो अभी सीधे सीधे हमें वैल्यू पुटअप कर लेनी है। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए आपको, तो 1/f2 इजगल टू क्या होगा 1/f यानी कि कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी कितनी थी 15 माइनस 1/30 माइनस कर दीजिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 1 इजगल टू 1/30। तो 1/30 आ गया, या f2 इजगल टू क्या होगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर आपका यानी कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी का आंसर निकल आता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस फटाफट हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरह से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि एकदम आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, तब तक आप बहुत ही जल्दी से जल्दी इस वीडियो सेशन का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देंगे, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो सेशन से जुड़ पाए। तो देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी f है, तो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी m+1 इंटू f होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 साल पूछा गया क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो लेंस का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो लेंस का बेसिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, लेंस के सूत्र से। तो देखिए लेंस का जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, कि दोनों पक्षों में यदि मैं v से गुना कर दूँ, यानी कि मल्टीप्लाई बाई v टू द बोथ साइड, तो यानी कि दोनों पक्षों में v से गुना करने पर, दोनों पक्षों में v से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब v से गुना करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये आएगा v/f इजगल टू ये आएगा v/v माइनस v/u, इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं v से v कट जाएगा, यानी कि हमारा 1 बचेगा यहाँ पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि v/f इजगल टू 1 माइनस v/u, यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस v/u। तो इस तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। अभी मुझे क्या करना है कि वी नो दैट कि रेख जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इजगल टू v/u होता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला आवर्धन का, अभी मैंने फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि m इजगल टू v/u होता है। तो जहाँ भी हमारा v/u दिख रहा है वहाँ पर हम m रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, v/f इजगल टू 1 माइनस, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। और यहाँ से यदि मैं आपको v की वैल्यू निकालता हूँ तो v इजगल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पर f आएगा और यहाँ पर 1 माइनस यानी कि m आएगा। या फिर थोड़ा सा आप इसको इधर से भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई यदि प्रतिबिंब का मान, यदि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, यदि प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है
कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यदि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है तो यहाँ पर m का मान ऋणात्मक लेते हैं। m का मान क्या लेंगे हम? निगेटिव लेंगे। और यदि m का मान निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। और आपकी पर्दे की लेंस से जो दूरी है, जो पर्दे की लेंस से दूरी है वो अभी हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप देखेंगे कि v का मान इजगल टू f और यहाँ पर m का मान निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा तो 1/m आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है जो कि हमें प्रूफ करना था। इसी को मैं लिख सकता हूँ इति सिद्धम। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा दिया है कि 3/2 अपूर्णांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना दिया है? वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस के दोनों ओर 4/3 अपूर्णांक का माध्यम है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा जो लेवल है आपका यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मॉडरेट लेवल है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहले वाला जो अपूर्णांक दिया है उसकी वैल्यू दिया है 3/2, यानी कि पहले वाला अपूर्णांक यानी कि जो कांच का जो उत्तल लेंस है उसका जो अपूर्णांक दिया है उसका मान दिया है 3/2, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं लेंस का अपूर्णांक जो दिया है ना, लेंस का अपूर्णांक का मान दिया है 3/2, उसको मैंने n1 मान लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पर और क्या दिया है? पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, r का मान दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और हमारा जो माध्यम का अपूर्णांक है वो दिया है n2 का मान आपका 4/3। तो अभी हमें लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी गिवन है, ये है हमारा u का मान 20 सेंटीमीटर है। तो अभी जो जो चीज़ हमें दिया है वो चीज़ हमने लिख लिया है। अभी देखिए यहाँ पर गोलीय पृष्ठ से जो अपूर्णांक का सूत्र होता है वो सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो गोलीय पृष्ठ से जो अपूर्णांक का जो सूत्र होता है, किसी भी गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो सूत्र हमारा क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो होता है आपका n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 यहाँ पर आ जाएगा आपका r। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ अप्लाई करने के बाद में हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू आएगी 4/3 अपॉन v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n1 की वैल्यू आएगी आपका 3/2 अपॉन u की वैल्यू हमें दिया है 20 और इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 माइनस आपका आ जाएगा 3/2 और अपॉन r की वैल्यू क्या है 10 है। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये 3 नीचे चला जाएगा। आप देखेंगे ये हो जाएगा 4/3v माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये होगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 6 तो ये हो जाएगा नीचे 60 और 3 2 जा यानी कि 8 माइनस आपको आ जाएगा यानी कि 3 3 9, ये आपका आएगा कितना 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं 9 लिख लेता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पर आएगा आपका 4/3v माइनस यहाँ पर आएगा 3/40 और इजकल टू माइनस 1/60। इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 4/3v है इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये माइनस 1/60 इधर रखेंगे। यदि थोड़ा सा कट रहा होगा अभी मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। तो माइनस 1/60 और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इधर जाके 3 प्लस का, तो 3/आपका 40 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 120 इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा -2 प्लस के आएगा 9, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4/3v, ये v है हमारा, v इजगल टू क्या होगा ये आएगा प्लस का 7/120। तो यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटूंगा तो 40 टाइम्स कटेगा और फिर जैसे मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा 40 इंटू 4/7। और जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैं फाइनल इसको लिख देता हूँ सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ 22.85 सेंटीमीटर। ये हम जब सोल्व करते हैं तो v की वैल्यू निकल आती है। और यही तकरीबन यानी कि यदि यदि मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में लिखूं तो 23 सेंटीमीटर में इसको लिख सकता हूं। यानी कि 23 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो v का मान ही हमें कैलकुलेट करना था। तो उम्मीद करता हूं कि एकदम आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी सही तरह से क्वेश्चंस के ऊपर हम यानी कि अपनी पकड़ बनाते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा होगा। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो सेशन में लिया है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तो तब लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें देखिए हमें दिया है u का मान दिया है -20 सेंटीमीटर और इसके बाद में v की वैल्यू दिया है हमें v की वैल्यू हमें दिया है कितना, यह भी हमें कितना दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और इसके बाद क्या बोला है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। अभी देखिए यदि वस्तु को ठीक लेंस को बीच में रखा जाएगा तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 20 सेंटीमीटर। 40 की जगह क्या आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर आएगी। बस यही यहाँ पर क्लू समझना है आपको, बाकी एकदम सिंपल है। तो सीधा 1/f लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u फॉर्मूले से f का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/f क्या होगा, 1/v की वैल्यू क्या है हमारी 20 माइनस 1/u की वैल्यू -20 है। तो यहाँ पर -20 रखेंगे तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 2/20 और इससे काटेंगे तो 1/10। तो यहाँ से 1/f क्या आएगा 1/10 आएगा। तो 1/10 आएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि f क्या होगा यहाँ से कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर इसको मीटर में बदलना चाहूँ तो 0.1 मीटर आएगा। तो इस तरह से f का मान हमारा क्या आया 1 मीटर आया। लेकिन हमें पूछा गया है कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता का और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, P = 1/f से। तो यहाँ पर f की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1/f का मान है 0.1 मीटर में। तो आपका ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 डायोप्टर। क्या आएगा आपका 10 डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो P = कितना आया 10 डायोप्टर। ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इसका कई पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से बिना किसी हेजिटेशन के जुड़ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका यानी कि जो भी आपकी सहायता होगी इस चैनल के थ्रू वो मेरे द्वारा की जाएगी। तो आप बिना किसी हेजिटेशन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे सो दैट नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।